हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सुपर सेवर कोर्स में लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर डिस्कशन कर लिया था अबाउट कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, कैसे हम उसे यूज करते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था आप लोगों को पढ़ के आना है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसी भी सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट को डिफाइन करने के काम में आते हैं कि कितने किस सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वो हम कहां पर सीखते हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स के अंदर। एक चीज ध्यान दें, किसी भी सॉल्यूशन के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ध्यान रखना, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम है, क्या है कि अगर इफ फिजिकल स्टेट ऑफ solute and solvent is same, अगर दोनों के फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों के दोनों ही लिक्विड हैं या दोनों के दोनों ही गैस हैं, तो सेम फिजिकल स्टेट है, तो उस केस में तो क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लोअर अमाउंट। देखें यहां अमाउंट से हमारा मतलब है बाय मोल्स, जिसके मोल्स कम होंगे वो क्या होता है, सोल्यूट, और सब्सटेंस प्रेजेंट इन हायर मोल्स या फिर हायर अमाउंट, वही बाय मोल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं H2O प्लस इथेनॉल, एक केस C2H5OH, तो मान लो इसके 50 मोल्स हैं और इसके 5 मोल्स हैं, तो भाई दिख रहा है ये वाटर यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा, सॉल्यूट की तरह। ध्यान से सुनना, इसकी जगह पर मान लो मैं आपके सामने लेता हूं कि मेरे पास वही H2O है और वही इथेनॉल है, और आप जानते हो दोनों ही लिक्विड है, लेकिन इस बार ये 50 मोल है और ये 5 मोल है। हाँ, तो ये क्या होगा इस बार, सॉल्यूट, और ये क्या होगा, सॉल्वेंट। तो पहली बात, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम है तो जिसके मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट होता है और जिसके मोल्स कम वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अब अगर मैं कहानी में थोड़ा सा चेंज ला दूं, अगर फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, सो इफ फिजिकल स्टेट इज नॉट सेम, तो अगर फिजिकल स्टेट सेम नहीं तो उस केस में क्या होगा, तो ध्यान देना उस केस में सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस which has the same physical state as that of the final solution। तो जब फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की और सॉल्वेंट की सेम होगी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, तो ये आप समझना, इसको समझना बहुत जरूरी है, इनको रटने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ इन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है विच हैज द सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। समझो मेरी बात को, जैसे मान लो मेरे पास है शुगर, ठीक है, तो आप सभी जानते हो शुगर खुद कैसी होती है, सॉलिड, और मैंने इसको मिक्स किया वाटर में। बताओ वाटर कैसा होता है, लिक्विड, और जब शुगर वाटर में डिसॉल्व होकर वो सॉल्यूशन बना लेती है, तो बताओ सॉल्यूशन सॉलिड बनता है या लिक्विड बनता है, लिक्विड बनता है ना, देखा है ना बचपन से, तो देखो ये लिक्विड होता है। तो अब शुगर चाहे आप 5 मोल डालो इन लेट्स से 50 मोल वाटर, या फिर आप 500 मोल डालो इन अगेन 50 मोल, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर विल बी द सॉल्वेंट। जनरली आपको ये अमाउंट वाला पता होता है, अमाउंट वाला फंडा काम करता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम है, लेकिन जब दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बराबर होती है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। और एक चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा एप्लीकेबल होता है कि भैया मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
तो इस चीज को आप जरूर 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 ध्यान रखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। जो मेरा सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म है उसे हम बोलते हैं मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, या फिर हम इसे W/W% ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जहां इसमें आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं होती है, फॉर्मूला डेफिनेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक हम समझते कैसे है टर्म को। वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट, परसेंट मतलब 100, तो डिफाइन कैसे करते हैं कि आपके पास अगर एक सॉल्यूशन है उसका 100 ग्राम है, उसके 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं मास परसेंट या फिर वेट बाय वेट परसेंट। कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मास प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मास परसेंट, या फिर हम उसे इसका वेट बाय वेट परसेंट बोलते हैं। तो अगर आप वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा सिंपल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, देखें इन टर्म्स को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आते तो दोबारा वो गलती मत करना। हर एक चीज को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझो। तो ये बात सिंपल है, कितना सॉल्यूट अपॉन कितना सॉल्यूशन इनटू 100। यहां से आप वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 30% W/W, लेट्स से KOH, तो आपको ये समझना होगा कि 30% वेट बाय वेट KOH का एक्वस सॉल्यूशन। या एक और चीज बता दूं, कई बार सिंपल ऐसे लिख देगा 30% KOH सॉल्यूशन, तो ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन इट विल बी टेकन एज, इसको लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, इट विल बी टेकन एज मास परसेंट। तो अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर चलेंगे, मास परसेंट लेकर चलेंगे। तो अगर 30% वेट बाय वेट KOH लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास 30 ग्राम KOH है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखो यहां पर सॉल्यूशन का मास स्पेसिफाइड नहीं है, नहीं है ना, तो मास स्पेसिफाइड नहीं है तो आप हमेशा 100 ग्राम मानकर चल सकते हो। तो देखो 30 ग्राम सॉल्यूट हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, आप यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो, दैट इज 70 ग्राम। एक इंफॉर्मेशन से आप 3 इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा देखो कभी कभी वो आपको ऐसे लिख कर दे देगा 30% ऑफ, या 30%, ऐसे मतलब ऐसे लिखो, लेट्स से कि 150 ग्राम ऑफ 30% वेट बाय वेट KOH। अब आप देखो, अब उसने बता दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो और भी आसान हो गया है। अगर ये मास ऑफ सॉल्यूशन है तो बताओ इसके अंदर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, जितना सॉल्यूशन का मास है उसका 30%। ये तो आपको अच्छे से निकालना आता है, आंसर आ जाएगा सिंपल 45 ग्राम्स। तो अगर सॉल्यूशन का मास स्पेसिफाइड है तो ऑब्वियसली जो मास स्पेसिफाइड हम वो लेकर चलेंगे, लेकिन अगर सॉल्यूशन का मास स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 100 ग्राम से लेकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इन चीजों के ऊपर आप जरूर ध्यान दें। क्लियर? आगे चलो, चलिए चलते हैं आगे और मूव करते हैं अपने अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर। तो जो हमारा अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसे हम बोल देते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। सो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर आप देखो अभी इससे पहले आपने देखा वेट बाय वेट परसेंट, अब हम बात कर रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की। जब वेट बाय वेट था तो हमने मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन लिया था। हाँ, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में हम क्या ले लेंगे, बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम परसेंट डिफाइन करना चाहते हो देन दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
तो ये सिंपल आपके पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला है, आप डिराइव कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। मास ऑफ सोल्यूशन को आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी लिख सकते हो। तो यहां से जब आप रिलेट करोगे तो ये ध्यान रखना, सॉरी ये मास ऑफ सोल्यूशन लिख दिया मैंने, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर भी 100 ग्राम लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको भी चेंज करें भाई, 100 ml आएगा ये, ठीक है। तो मैं क्या करता, आपने क्योंकि 100 ml के लिए डिफाइन किया है, इसलिए आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा यहाँ पर मिलीलीटर्स में लेकर चलोगे। और देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को आप मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हो। जैसे आप लिखोगे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन के आएगा, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जो होता है किसी भी सोल्यूशन का, वो वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन के बराबर होता है। इस चीज पर आप जरूर 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 ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बहुत काम में आएगा। किसी भी सोल्यूशन के लिए जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट होता है वो वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी के बराबर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा काम में आएगा। चलिए यूज कैसे करना है वो हम क्वेश्चंस के अंदर देखते हुए चलेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम चल रहे हैं थर्ड टर्म के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना हुआ है, जिसे हम मोलैरिटी बोलते हैं, कैपिटल M। डेफिनेशन तो सबको पता होगी ही होगी, है ना। क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज द moles of solute present in 1 liter solution। 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उससे हम उस सोल्यूशन की क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी सोल्यूशन के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना चाहो, मोलैरिटी कैपिटल M, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूला आपके सिर्फ 1% टाइम्स काम में आएगा। हाँ, जितनी बार आप यूज करोगे सिर्फ 1% बार आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है जब आप वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां से आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मोल्स कैलकुलेट करने का आपके सामने एक और फॉर्मूला आ चुका है। याद है, एक तो आप सीखा था मास अपॉन मोलर मास, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, एक गिवन वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.7, और यह है चौथा फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है और आपको उसकी मोलैरिटी पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप सोल्यूट के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट सिंपली किसके को हो जाएंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ध्यान देना, कई बार आप वॉल्यूम लीटर्स की जगह यूज करोगे मिलीलीटर्स में। किसमें यूज करोगे? मिलीलीटर्स में। तो उस केस में आपको मिलीमोल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वो किसके इक्वल होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। तो ये ध्यान दें, अगर आप वॉल्यूम लीटर में यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वॉल्यूम अगर आप लीटर में यूज कर रहे हैं तो आपको मोल्स मिलेंगे, और वॉल्यूम अगर आप मिलीलीटर्स में यूज कर रहे हैं तो आपको मिलीमोल्स मिलेंगे। और ये तो गांव का बच्चा जानता है, नहीं जानता है तो जान ले। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 1 मिलीमोल्स जो है वो 10⁻³ मोल्स के बराबर होते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखें, बहुत काम में आएगी मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है। तो कभी भी वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आप उसे लीटर में कन्वर्ट करोगे ही करोगे। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में आपने लिया है तो ध्यान से देखना, तो उस केस में आपको 2 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो देखो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक 1000 वाला टर्म और ऊपर आ जाएगा। क्या रटने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखें, अगर आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करके आप डिवाइड करेंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद सीखें अगली इंपॉर्टेंट चीज। कई बार आपको ऐसे टर्म लिखे हुए मिल जाएंगे, एक लिखा मिलेगा आपको मोलर, एक आपको लिखा हुआ मिल सकता है सेमी मोलर, ठीक है, और आपको लिखा हुआ मिल सकता है डेसीमोलर, और आपको लिखा हुआ मिल सकता है मिलीमोलर, ठीक है। तो ये टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। मिली की जगह पहले सेंटी लिखो, सेंटी तो रह गया, है ना, सेंटी होना बहुत जरूरी है अपने टारगेट को लेकर। सेंटीमोलर, और लास्ट में क्या होता है? मिलीमोलर। तो देखो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ मोलर बोला है तो कई बार सिर्फ ऐसे लिख देगा M। M का मतलब क्या है कि इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 1।
अगर लिख दिया m/2, इसका मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी है, हाफ यानी 0.5। अगर लिख दिया m/10, उसे हम बोलते हैं डेसीमोलर, मतलब मोलैरिटी है 0.1। सेंटीमोलर को हम m/हाफ, तो आप समझदार हो, फटाफट लिख सकते हो 0.01। और अगर मिली है तो आपने भी देखा m/1000, तो यहां मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 0.001। ठीक है, तो छोटे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग मोलैरिटी, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलता हूं मैं आगे एक और टर्म के साथ। हाँ, पहले मैं आपको सारे टर्म सिखा रहा हूं, फिर इनको आपस में यूज करना भी सिखाऊंगा। बिल्कुल चिंता ना करें, हर एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर होगी और हम इनको आगे तक यूज करते रहेंगे। तो जो हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म है उसे हम बोलते हैं मोलैलिटी। कुछ लोगों को मोलैरिटी और मोलैलिटी में कोई डिफरेंस ही समझ में नहीं आता है। भाई दोनों बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, वो मोलैरिटी है और ये मोलैलिटी है। तो सिर्फ वो आदमी जो तुतलाते हैं उनके लिए दोनों सेम है, उसके लिए मोलैलिटी भी मोलैलिटी है और मोलैलिटी भी मोलैलिटी है, मतलब मोलैलिटी भी मोलैलिटी है और मोलैलिटी भी मोलैलिटी है नहीं, उनके लिए मोलैरिटी भी मोलैलिटी है और उनके लिए मोलैलिटी भी मोलैलिटी है। उनके अलावा बाकी सबके लिए डिफरेंट होता है और उनके लिए भी डिफरेंट ही है। डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं आपको मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस ऐसी थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं कभी कभी, तो आप अपने दिल पे ना ले। तो मोलैलिटी क्या होगी, देखो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट। दोनों की बेसिक डेफिनेशन में फर्क है। मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। मोलैरिटी जो होती है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होती है, जबकि मोलैलिटी जो होती है वो मास ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होती है। अगर आप किसी सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी लिखना चाहते हो, मोलैलिटी स्मॉल m, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बस यही आपके सिंपल मोलैलिटी टर्म का फॉर्मूला है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे हम उसकी मोलैलिटी बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर आप सॉल्वेंट का मास ग्राम में यूज करोगे तो पहले आपको उसे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो मोलैलिटी m क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर आपने मास ऑफ सॉल्वेंट याद नहीं रखना है फॉर्मूला, सिर्फ लिख के छोड़ रहे हैं, ग्राम में तो भाई ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 आ जाएगा ऊपर और आपको इसे यूज करना है। लास्ट एक चीज, मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना। वैसे मैं तो बेसिक डेफिनेशन से ही कन्वर्ट करता हूं, बट एक फॉर्मूला होता है जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं। मैं इतना प्रेशर नहीं देता हूं इस फॉर्मूले पे, बट स्टिल रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इन दोनों को आप आपस में रिलेट कर सकते हो। तो रिलेशन आप जरूर 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 याद रखें, मोलैलिटी m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू d माइनस m इंटू m सॉल्यूट। तो जो लोग फॉर्मूला याद रख सकते हैं, याद रखने में विश्वास रखते हैं, उनको अच्छे से याद हो जाते हैं, तो वो फॉर्मूला याद रखें। जनरली मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते, तो मैं तो बेसिकली नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करता हूं, उससे बहुत जल्दी आंसर आते हैं और मेरे फंडे भी क्लियर होते हैं। तो अभी देख लेंगे हम उसको, बट यहां देखिए जो कैपिटल M है, कैपिटल M, इसे हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। D जो है D, वो क्या होगी, वो होगी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, M सॉल्यूट क्या है, M सॉल्यूट, कुछ लोग इसको मास लिख लेते हैं, मास नहीं होगा भाई, ये क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी मैं इसे आपको यूज करके सिखा दूंगा। तो यह है आपका चौथा टर्म जिसे हम मोलैलिटी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले टर्म के ऊपर, जो है आपका फिफ्थ टर्म। ठीक है, आप जिसे कॉपी कर लें आराम से पॉज करके, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। हो गया, चलिए तो जो अपना अगला टर्म है फिफ्थ, उसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ मोल फ्रैक्शन। किसके नाम से जानते हैं, मोल फ्रैक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो आप समझते ही हो, है ना। अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। बेसिकली एक कंपोनेंट के मोल्स को अगर आप टोटल मोल से डिवाइड कर दो किसी भी मिक्सचर में, तो उसे हम उसका मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप समझें, आपके पास जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा कौन है, वो है सॉल्वेंट। अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट
प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है, बताओ वो किसके इक्वल हो जाएगा? हाँ भाई, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स, और उसको आप डिवाइड कर दो किससे? टोटल मोल्स। समझ में आ रहा है? अब आप देखो, आपको खुद को भी दिख रहा है, और ये चीज तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फॉर अ मिक्सचर, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस of all the components is unity। एक मिक्सचर के सभी कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होता है? हमेशा 1 होता है, यूनिटी होता है। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, उसकी वैल्यू 1 होती है। आप ऐड करके भी देख सकते हो। एक चीज, दूसरी बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं होते, इनका यूज कैसे आता है क्वेश्चन में वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना। मान लो अगर आपको किसी सोल्यूट का मोल परसेंट निकालना है, तो ध्यान रखना कुछ भी नहीं है, उसकी मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर, या फिर उल्टा, अगर आपको मोल परसेंट पता है तो आपको उसका मोल फ्रैक्शन पता है। मैं आपसे बोल दूं कि एक सोल्यूशन में, एक सोल्यूट का या किसी मिक्सचर में एक कंपोनेंट का मोल परसेंट 40 है, हाँ, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.4। ये आपको खुद समझना है, ये कोई बताने नहीं आएगा। ठीक है, मैं बोल दूंगा एक सोल्यूशन में एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, मतलब उसका मोल परसेंट कितना है? 60। समझ सकते हैं? अच्छा, दूसरी चीज, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है, बताओ वो हमेशा किसके इक्वल होंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। समझ पा रहे मेरी बात को? तो किसी भी मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का रेशियो हमेशा उनके मोल्स के रेशियो के ही बराबर आता है। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के ही बराबर होगा। तो इस चीज पर भी आप जरूर ध्यान दें। कभी भी कन्वर्ट करना है मोल फ्रैक्शन को किसी भी टर्म में, तो वो आप यहां से कन्वर्ट कर सकते हो। कर लेंगे? चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, मैं आपको बता दूं, ये तो रह गया। मोलैरिटी कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला और है, ये बहुत कम काम में आता है, लेकिन जब आता है तो कई लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ध्यान रखना, अगर आपको वेट बाय वेट परसेंट पता है तो ये एक फॉर्मूला रट लो मेरे कहने से, बस मैं इसको याद करवा दूंगा आपको। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर रहे हैं। सिंपल लिख लो, 10 इंटू वेट बाय वेट परसेंट टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। या फिर आप सभी जानते हैं, अभी भी आपने देखा कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जो होता है वो वेट बाय वेट परसेंट टू डेंसिटी होता है। तो 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये दो स्पेशल फॉर्मूले हैं मेरी तरफ से। मैं डिराइव भी कर दूंगा तो भी आपको याद ही रखने, इसलिए जरूर याद रखें। मोलैरिटी, अगर आपको एक सोल्यूशन में एक सोल्यूट का वेट बाय वेट परसेंट और उसकी डेंसिटी पता है, जो पहली चीज दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि आपको सोल्यूशन की मोलैरिटी पता है। सिमिलरली, अगर आपको उसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पता है तो भी आपको सोल्यूशन की क्या पता होगी? मोलैरिटी पता होगी। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, देखो 80% वेट बाय वेट NaOH और डेंसिटी दी हुई 0.06। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? सिंपल, 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH होता है 40। तो ध्यान से देखें, 0 से ये गया 2 टाइम्स, बन गया 0.12, मोलैरिटी आ गई 1.2। मोल पर लीटर बोल दो या फिर सिंपल कैपिटल M से दिखाई दे रहा है? अब क्या हो, अगर आपको ये फॉर्मूला, मुझे तो फॉर्मूला याद ही नहीं हो तो याद ही नहीं, मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बेसिक डेफिनेशन यूज करो, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते। सॉरी, आप टारगेट करो आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो भाई मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स है। अच्छा, यहां देखो, आपको एक तो मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, एक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। देखो, क्या 80% वेट बाय वेट NaOH दिया हुआ है?
अभी भी हमने सीखा था। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 80 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही होगा। तो देखो NaOH के मास से मैं NaOH के मोल्स यानी सॉल्यूट के मोल्स तो निकाल सकता हूं। कितने हो जाएंगे? 80 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 2 मोल्स होंगे। और हाँ देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। क्या बनेगा? वो बन जाएगा मास 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी 0.06 ग्राम पर ml। एक बात बोलूं मैं आपसे, जब भी आप केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली, यूनिट्स जरूर लिखें साथ साथ। आदत बना लो, हम आज से सब जगह यूनिट लिखा करेंगे, लिखेंगे नहीं तो दिखाएंगे तो जरूर, खुद को समझाया करो हमेशा। देखो भाई, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, देखो 0.06 है, 2 जीरो और ऊपर चले जाएंगे, तो 10,000 अपॉन 6 मिलीलीटर। देखो मिलीलीटर को लीटर में बदलो तो ये बन जाएगा 10/6 लीटर। 1000 से डिवाइड कर दो, दिख रहा है? तो मुझे मोलैरिटी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक सोल्यूट के मोल्स, वो मिल गए हैं 2, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वो है 10/6, 12/10 आंसर आ गया 1.2। कर सकते हैं ना? तो आसान है, कोई बात नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं, वैसे तो रखो, क्योंकि याद रखने से आपकी कैलकुलेशन 70% फास्ट हो जाएगी। कई लोग जब फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो टाइम लग रहा है ना। अब बताओ ज्यादा टाइम कहाँ लगा, इधर या इधर? इधर ना। तो आप क्या चाहते हो? एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख के अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि कोई आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये तो एक क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट होगा, फिर उसको आपको आगे और सॉल्व करना होगा। तो टाइम सेव करने के लिए आपको छोटे छोटे टूल्स याद रखने चाहिए। सो 10 इंटू वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड 10 इंटू वेट बाई वॉल्यूम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए ट्राई करें, देखें सही आंसर निकाल सकते हो या फिर नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH। अब इसके लिए ना आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। आप देखो इसके मतलब के ऊपर फोकस करो। 20% वेट बाय वेट NaOH का मतलब क्या? हाँ, इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो होगा वो 20 ग्राम NaOH होगा इन कितना? 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपके पास क्या होगा? 20 ग्राम NaOH होगा। ठीक है भैया, है। अब आपको निकालनी मोलैलिटी। तो देखो क्या निकालना, उस पर फोकस करो। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो कई बार नीट में छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनके लिए आप फोकस करना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी मिल जाएगा। तो बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब देखो 20 ग्राम NaOH है, बताओ क्या आप यहां से मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हो? तो मोल्स ऑफ NaOH कितने हो गए? इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, वो आ गए 0.5। और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ध्यान रखना ये सॉल्यूट है और ये तो आपको दिख रहा है सॉल्यूशन है। तो देखो यहां से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? वो आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये आ गया 80 ग्राम। और इसको बदलना है किलोग्राम में, ठीक है? तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो कर ही दो अभी। चलो इसको आप लिख सकते हो 80/1000 किलोग्राम। ठीक है, दोनों वाली यहां रखो। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए 0.5 अपॉन ये कितना बन गया? 80/1000, तो 1000 आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 50/8 जो कि 25/4 है। आंसर आ जाएगा 6.25 मोलर। और ये आपके सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी? मोलैलिटी। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स को आपस में इंटरचेंज करना आपको बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए। कर सकते हैं ना? चलिए देखें अगला क्वेश्चन। अब ये देखो, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस HCl सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी। तो या तो आप फॉर्मूला याद रखो जो मैंने आपको सिखाया। क्या है फॉर्मूला? भाई फॉर्मूला है सिंपल, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन m, सॉरी 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू m माइनस, सॉरी 1000 इंटू d, सॉरी है ना, 1000 इंटू d माइनस m इंटू क्या बन जाएगा? m सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला याद रखना अपने आप में काम है। कब कुछ लोगों को याद रह जाता है, कुछ को याद नहीं रहता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो जैसे मैंने आपको सिखाया,
बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। बताओ क्या आप मुझे 2 मोलर एक्वस HCl का मतलब बता सकते हो? हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 मोल HCl है, 2 मोल HCl इन 1 लीटर। बताओ 1 लीटर का मतलब क्या, मैं 1000 मिलीलीटर लिख सकता हूं। तो 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन में आपके पास 2 मोल HCl है। डेंसिटी बताओ, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दी हुई है? तो ये आपको दी हुई है 0.973 ग्राम पर ml दी हुई है। अब देखो आपको निकालनी क्या है, फिर से वही मोलैलिटी। बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये मास ऑफ सॉल्वेंट भी किस में होना चाहिए? किलोग्राम्स में होना चाहिए ना। तो आप ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको मिल गए, वो है 2। बस अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट और देखना है किलोग्राम में। तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बताओ क्या हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? बताओ क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वैल्यू देखो कितनी आ गई, 973 ग्राम। ओके। अच्छा, क्या आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? HCl। बताओ उसके लिए कितनी बन गई? तो वो आ गया मोल्स इनटू उसका मोलर मास 36.5, ये आ जाएगा 73 ग्राम। बात समझ में आ रही ना आपको? वॉल्यूम और डेंसिटी से मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट से मैंने मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया। अब देखो यहां से आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? 900 ग्राम। जिसे आप चाहो तो 0.9 किलोग्राम लिख सकते हो। देखो सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट, 73 गया, 900 बचा, आ गया आंसर। यहां लिख दो 0.9, तो ये बन जाएगा 20/9। एक और चीज ध्यान से देखो, आप यहां पर मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन, हाँ, जैसे मान लो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे? 2/2 प्लस देखो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। क्या आप यहां से इसके मोल्स निकाल सकते हो? तो 900 डिवाइड बाय सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो डिवाइड बाय कर दो 18, तो मोल्स आ गए 50। तो देखो प्लस 50, तो आंसर आ जाएगा 2/52 यानी 1/26। ये यहां पर क्या हो जाएगी? सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले से कर लो। नहीं याद है कोई बात नहीं, बेसिक्स मैंने आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपने अपने बेसिक्स पे काम किया, को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो नीट में आने वाला कोई क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन इवन नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आपको मैं जो सिखा रहा हूं उन चीजों पे आप काम कर लें, तो इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना इस तरीके से और खुद को समझाने की कोशिश करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? कॉपी करो, फिर और आगे चलते हैं। चलिए फिर देखें अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? देखो, फॉर 1.5 मोलर H2O2 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 0.951 ग्राम पर ml डिटरमाइन मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। देखो कन्वर्जन के ऊपर नीट में क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, इसलिए आपको इन पे ध्यान रखना है। मोल कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी कभी वो कन्वर्जेंस पे भी आ सकता है। अभी तक फ्रीक्वेंसी बहुत कम रही है, मेनली डाइल्यूशन पर और मिक्सिंग पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन कन्वर्जेंस में आपस में जो इंटर कन्वर्जन है उनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो देखो एक और क्वेश्चन, 1.5 मोलर H2O2 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 0.951 ग्राम पर ml। अगेन आप ये चारों चीजें डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपसे फिर बोलूंगा बेसिक्स यूज करना सीखो। तो फिर से देखो 1.5 मोलर H2O2 का मतलब क्या है? हाँ वेरी गुड, इसका मतलब है 1.5 मोल H2O2 इन 1 लीटर, दैट इज 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। अब देखो यहां से आपको दो चीजें मिल रही है, एक तो मिल गए हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने हो गए? 1.5 यानी 3/2 मोल। ठीक है, अच्छा अब सब कुछ पहले निकाल कर लो, बहुत सारी चीजें निकालनी है अपने को। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट से आप मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 34, दैट इज 51 ग्राम्स होगा। अच्छा
ये रहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो बताओ मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 1000 इंटू 0.951, ये बन जाएगा 951 ग्राम। तो देखो ये रहा मास ऑफ सोल्यूट, ये रहा मास ऑफ सोल्यूशन। इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो ना। कितना आ जाएगा, 951 माइनस 51 यानी 900 ग्राम, जिसे आप चाहो तो 0.9 किलोग्राम लिख सकते हो डिवाइड बाय 1000 करके। अच्छा एक और चीज आप यहां से निकाल के पहले रख सकते हो, वो है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि देखो मुझे दिख रहा है कि मुझे मोल फ्रैक्शन भी निकालनी है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वो कितना आ गया, 900 डिवाइड बाय 18, तो वो आ जाएगा 50। हाँ यार बताओ मुझे क्या बताना है, पहले मुझे बतानी है मोलैलिटी, अभी बता देता हूं। तो पहले अगर मुझे मोलैलिटी बतानी है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3/2 यानी 1.5 है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास निकालो। देखो ये रहा 0.9 kg, किलोग्राम में रखना होता है। तो 15/9 यानी 5/3, ये तो आ गई मोलैलिटी। दूसरा आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बनेगा, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स हो गए 1.5 प्लस 50, है ना। 50 मोल्स है देखो सॉल्वेंट के, तो देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 अपॉन 50, 1.5। देखो पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से उड़ाओ, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 3 अपॉन 103, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तीसरी चीज आपको निकालनी है वेट बाय वेट परसेंट। तो बताओ वेट बाय वेट परसेंट, अब या तो दो तरीके हैं आपके पास। भाई आपने सीखा है मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी दी हुई है 1.5, वो होती है 10 इंटू डेंसिटी, वो है 0.951 इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट 34। यहां से निकाल लो, या फिर आपने इतनी कहानी कर तो ली है। वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। तो बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 51 ग्राम, अपॉन मास ऑफ, नहीं सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 951 इंटू 100। कैसे भी कर लो, दोनों से आपको सेम आंसर मिलने वाला है। और एक बार आपको वेट बाय वेट मिल गया तो भाई ये तो गांव का बच्चा अच्छा जानता है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कर सकते हो ना। तो बस यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्जन है, ये आपके आगे भी और चैप्टर्स के अंदर काम में आ सकते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चलिए ये सीखने के बाद अब हम चलते हैं मोलैरिटी के एप्लीकेशंस की तरफ। दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको सीखने हैं, एक मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन और एक आपको सीखना है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो ये शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अच्छा अभी तो और क्वेश्चन रखे मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो देखो एक और क्वेश्चन, अभी आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। दिख रहा है, फॉर अ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 16% वेट बाय वेट एज वेल एज 20% वेट बाय वॉल्यूम, व्हाट विल बी द डेंसिटी। तो अच्छे से पता है आपको कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट किसके इक्वल होता है, वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी। कर लोगे ना। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है, आसान है, समझ में आना चाहिए आपको। क्या कह रहा है, कर लो, ट्राई कर लो आप पॉज करके। हो गया, करें डिस्कस। देखो ये कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट हैविंग हाईएस्ट एंड देन अदर्स फॉलोइंग इट ऑफ मास ऑफ प्योर NaOH इन ईच ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन। आपको हर जगह पर NaOH का पहले तो मास निकालो। तो देखो हर एक का मतलब समझो, 50 ग्राम ऑफ 40% NaOH। तो देखो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन का मास है, इसमें 40% NaOH है। तो बताओ यहां पर मास ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, 50 का 40%, बताओ कितना आ गया, 00 गए 20 ग्राम। तो इस सोल्यूशन में W1 लिख रहा हूं मैं इसको, फर्स्ट वाले को, NaOH का मास 20 ग्राम है। अच्छा दूसरे वाले में देखो 50 ग्राम ऑफ 50% वेट बाय वॉल्यूम NaOH। तो ये मैंने आपको सिखाया कि भाई अगर आप वेट बाय वॉल्यूम है तो उससे आप वेट बाय वेट परसेंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन डेंसिटी। अभी भी आपने पढ़ा था वेट बाय वॉल्यूम होता है वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। तो डिवाइड कर दो। तो देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना दिया हुआ है, 50 अपॉन डेंसिटी कितनी है, 1.2। तो ये आ गया वेट बाय वेट परसेंट। अब अगर मैं सेकंड सॉल्यूशन में मास ऑफ NaOH निकालूं तो 50 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, इसका इतना परसेंट इंटू 50 बाय 1.2 इंटू 100,
ये आएगा NaOH का मास। तो इस वैल्यू को निकालो एक बार, देखो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस पॉइंट को हटा के एक जीरो और बढ़ा दो ऊपर, तो ये बन गया 2500 इंटू 1000 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो देखो 12 2 ज़ा 24, 10 बचेगा, है ना, और उसके बाद जीरो आ जाएगा। ये काम करता हूँ 25/12 कर लेते हैं अपन, तो एक काम करो, इसको छोड़ो आप। ठीक है, 2 जीरो तो इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 25/12 इंटू 1 2 3 4 5 ग्राम्स। सही है? कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? हाँ, सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। क्या हो गया मुझे? परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो इंटू 100 क्यों कर रहा हूँ भाई? है ना, 20% तो 20/100 करते हैं, तो डिवाइड बाय 100 आएगा। जैसे यहाँ किया ना 40% तो 40/100, तो देखो 50 2 ज़ा 100 और 25, तो वैल्यू बन जाएगी 25/1.2, या फिर आप इसे 250/12 लिख सकते हो। तो आपको दिख रहा है 12 2 ज़ा 24, ठीक है, और आपके पास आ गया 0 पॉइंट, तो 250/4 है, तो देखो 12 2 ज़ा 24, एक गया 0.012 8 ज़ा 96, तो 20.8 ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो पहले वाले में 20 था, अगले वाले में 20.8 है, और तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले के लिए चेक कर लेते हैं। 50 ग्राम ऑफ 20 मोलर NaOH और डेंसिटी दी हुई है इतना। ओके, अब या तो फॉर्मूला लगा लो भाई, मोलैरिटी दी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट NaOH है 40। तो देखो 0 से 0 गया, तो यहां वेट बाय वेट परसेंट जो है वो 80 है। अब अगर वेट बाय वेट परसेंट 80 है, तो मास ऑफ NaOH कितना होगा? 50 ग्राम का 80%, जो कि 40 ग्राम होगा। तो देखो सबसे ज्यादा मास दिख रहा है थर्ड में, फिर है सेकंड में, फिर है फर्स्ट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कर सकते हैं ना? तो छोटे छोटे कन्वर्जन्स हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। देखें अगला क्वेश्चन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट इन फॉलोइंग सॉल्यूशन। चलिए ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। हो गया? चलिए आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो 224 ग्राम पर लीटर, ये चीज आपको कई बार मिलेगी, ग्राम पर लीटर, और मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। तो अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है तो बस ग्राम को मोल में बदलना है, और ये तो गांव का बच्चा अच्छा जानता है कि ग्राम को मोल में बदलने के लिए इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। 39 + 1 40, 40 + 16 = 56। ये देखो, इसको 4 बार कैंसिल कर देगा, तो इसकी मोलैरिटी आ गई 4। 11.2% वेट बाय वॉल्यूम, तो अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था, मोलैरिटी क्या होती है? 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम अपॉन 56। देखो इसका आंसर आ गया 2। और बचाइए 5 मोलल KOH, तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, है ना, कौन सा वाला? यही वाला, कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 इंटू M अपॉन 1000 इंटू D माइनस M इंटू M सॉल्यूट, या फिर उससे भी अच्छा तरीका वही बेसिक डेफिनेशन। तो देखो 5 मोलल, बताओ 5 मोलल का मतलब क्या होगा? आपके पास 5 मोल KOH है इन, मोलैरिटी होती है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, तो आप लिखोगे इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। बोले बात समझ में आ रही है? बताओ 1 किलोग्राम सॉल्वेंट का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया। अच्छा, आपको चाहिए मोलैरिटी, बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉरी, मोलैरिटी लिख रहे हैं इस बार हम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, कहां जा रहे हो या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना। तो आप देखो, मुझे सॉल्वेंट का मास पता है 1000 ग्राम, मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है। क्या आपको दिख रहा है कहीं से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? देखो, अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है 0.64 ग्राम पर ml, तो देखो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए एक तो चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। तो देखो आपके पास सॉल्वेंट का मास तो है 1000 ग्राम, 5 मोल KOH, यहां से आप मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते। ठीक, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, पर समझोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप होते हैं।
5 मोल का मतलब कितना हो गया, 5 इंटू इसका मोलर मास 56, 0 280 ग्राम। सही है। अब देखो 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 280 ग्राम सोल्यूट, तो सोल्यूशन का मास आ गया 1280 ग्राम अपॉन डेंसिटी 0.64, इसको 64/100 लिख दो तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया ग्राम पर ml। तो देखो 64 टूजा, वॉल्यूम आ गया 2000 मिलीलीटर, यानी आप इसे 2 लीटर लिख सकते हो। अरे वाह, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मोलैरिटी देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने 5 अपॉन वॉल्यूम कितना 2, आंसर आ गया 2.5। आप चाहो तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो, कैलकुलेशन करनी है आपको, या चाहो तो नॉर्मल तरीके से, मैंने दोनों बताया आपको, जो अच्छा लगता हो। अब आंसर दे दो, तो सबसे ज्यादा मोलैरिटी किसकी है, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं ना, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं मोलैरिटी के एप्लीकेशंस की तरफ। सबसे पहली मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, तो आप सभी ने मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन सुनी हुई होगी। सबसे पहली चीज ध्यान से सुने समझें, सिर्फ फॉर्मूले पता होने से कुछ नहीं होता है। आपने सीखा मोलैरिटी, अब मैं आपको बताता हूं एक चीज, आज के बाद कभी भी आपसे बोलेगा कंसंट्रेशन, मतलब आप मोलैरिटी की ही बात कर रहे हो। किसी भी चैप्टर में कंसंट्रेशन बोलता है, हम उसे मोलैरिटी बोलेंगे। तो मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर्स में होता है। अच्छा खैर, अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है और सॉल्वेंट ऐड करना। क्या ऐड करना, और सॉल्वेंट। तो जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, ऑन डाइल्यूशन सिंस मोर सॉल्वेंट इज एडेड, volume of solution will increase। तो आप और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, और सॉल्वेंट ऐड करने पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। तो बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, सो कंसंट्रेशन जो होगी विल डिक्रीज। तो ये चीज तो अब आगे तक के लिए आपको समझ के चलनी है, वैसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है आपको। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी, एक चीज। अच्छा अब देखो, मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है इनिशियल, जिसकी मोलैरिटी m1 और वॉल्यूम है v1। आपने सोल्यूशन को डाइल्यूट किया, बताओ डाइल्यूट किया तो आपने इसमें और सॉल्वेंट डाला, क्या डाला, सॉल्वेंट डाला। सोल्यूट डाला क्या, नहीं डाला है ना, सिर्फ सॉल्वेंट ही डाला है। अच्छा, सॉल्वेंट डालने से क्या हुआ, इसका वॉल्यूम बदल के v2 हो गया, तो बताओ इसकी मोलैरिटी m2 हो जाएगी, होगी ना। तो अब आप एक चीज पे फोकस करो कि क्या चीज नहीं बदलेगी, क्या चीज नहीं बदलेगी। ये देखो, आपने सॉल्वेंट ऐड किया है, सॉल्यूट को आपने टच भी नहीं किया। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जब भी आप डाइल्यूशन की बात कर रहे हो कि भैया टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग, वो किसके इक्वल बन जाएंगे, टोटल मोल्स आफ्टर मिक्सिंग के। ठीक है ना, बताओ टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग कितने हो गए, m1 इंटू v1, और टोटल मोल्स आफ्टर मिक्सिंग कितने हो गए, m2 इंटू v2। तो ये आपके पास डाइल्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, m1 v1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, m2 v2। आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो बस ये ध्यान रखना कि डाइल्यूशन में क्या होता है, टोटल मोल्स चेंज नहीं होते, जितने मोल्स मिक्सिंग से पहले थे उतने ही मोल्स मिक्सिंग के बाद हो। अब आपसे इसमें ना अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक लगा आपको देखने में, आप मेरी आदत जानते हो, मैं आपको खतरनाक क्वेश्चंस को इजी तरीके से सिखाता हूं, फिर इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। तो ध्यान से देखें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 50 ml ऑफ HNO3 हैविंग डेंसिटी इतना। ध्यान से पढ़ना, आपके पास एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 50 ml है, HNO3 का सोल्यूशन है, उसकी डेंसिटी जो है वो 1.5 ग्राम पर ml है, एंड ये 63% बाय वेट है। कह रहा है इसमें कितना पानी ऐड किया जाए कि फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 हो जाए। ठीक है, तो वाटर एडेड कितना होगा, भाई आप इसका मतलब सोल्यूशन को वाटर ऐड कर रहे हो तो डाइल्यूट कर रहे हो, तो मान लो आपने VmL H2 ऐड किया, तो ध्यान से सुनना, 50 ml पहले से था, VmL ऐड किया, बताओ फाइनल वॉल्यूम, हाँ फाइनल वॉल्यूम इसका हो गया 50 + V।
ml, बस डाइल्यूट कर रहे हो ना, तो m1v1 इज इक्वल्स टू m2। तो भैया v1 तो दिख रहा है 50, m1 कहां से लाऊं? हाँ, अब देखो मेरे साथ रहेगा, आपको क्लिक करने लग गया फटाफट से। भाई ये रे डेंसिटी, ये रहा वेट बाय वेट परसेंट, इस सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालो। कौन सा फॉर्मूला? हाँ, 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। 15 देखो 63 गया। मैं आपको बता रहा हूं, कई लोगों को ये फॉर्मूले नहीं पता होते। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो वो अटक जाएंगे यहीं पे, और आप खटाक से सॉल्व करके निकल जाओगे अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। अब देखो 50 इंटू मोलैरिटी हो गई 15, दिस शुड बी इक्वल टू, फाइनल मोलैरिटी होनी चाहिए 1, और वॉल्यूम कितना? 50 प्लस v। तो देखो 15 इंटू 50 750, 750 में से 50 गया तो आपने कितना वाटर ऐड किया होगा? 700 मिलीलीटर। तो हाँ, आप कह सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नीट लेवल के हिसाब से बात करो तो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, मैं बताऊं पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, बट फिर भी। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये देखें, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई करें। चलिए कर लिया ट्राई आपने, सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की जैसा ही। HCl सॉल्यूशन है, देखो 50% बायोमास है, डेंसिटी 1.25 है। तो फिर से आप क्या कर सकते हो, पहले इसकी मोलैरिटी निकाल लो, ठीक है। तो मोलैरिटी अगर आप निकालोगे तो मोलैरिटी कितनी आएगी? देखो वही 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हो गया 36.5, ठीक है। अब कह रहा है इज यूज टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.5 मोल HCl। इससे आपको बनाना है 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सैंपल यूज? तो इसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ होगा, कर लोगे ना आप तो। m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनसे आपको डील करना होता है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि नीट के अंदर आया हुआ है, नीट के अंदर, पुराना है, बहुत पुराना है, बट स्टिल देखें आप क्वेश्चन क्या था, आराम से आप उस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, देखें बहुत ही पुराना है, खैर क्वेश्चन तो 1991 का क्वेश्चन है। कह रहा है अ 5 मोलर सोल्यूशन, 5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है, ठीक है, इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर्स, ठीक है, द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज। अब आप समझो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होगी, समझना। 5 मोलर H2SO4 है, 1 लीटर से 10 लीटर किया है, आप वर्बली कर सकते हो। देखो इसने वॉल्यूम 10 गुना कर दिया है, 10 टाइम्स। तो मैंने आपको क्या सिखाया, वॉल्यूम बढ़ाने पर कंसंट्रेशन कम होती है, तो इसकी कंसंट्रेशन अपने आप ही 10 गुना क्या हो गई, कम। बताओ 5 का 10 गुना कितना होता है? 0.5 मोलर। या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको सिखाया भैया m1v1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? m2v2। तो देखो m1 कितना? 5, v1 कितना? 1, m2 निकालना है, और v2 कितना? 10। तो देखो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5। ये आपके इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कर लोगे ना। तो ये होती है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। चलिए अब चलते हैं इसके अगले एप्लीकेशन के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। अब मिक्सिंग ना आपके पास दो तरह की होती है, एक तो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की और एक थी नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की। तो पहले हम बात कर लेते हैं मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो बड़ा आसान है, आप सबको याद भी होगा कि मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1, वॉल्यूम है v1, एक दूसरा सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी है m2 और वॉल्यूम है v2, और इन दोनों को मिक्स करके मैं फाइनल सॉल्यूशन बना रहा हूं जिसकी मोलैरिटी m फाइनल और फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा v1 प्लस v2। याद है ना, सिंपल सा फंडा होता है, वही टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू टोटल मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। तो देखो टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग यहाँ के m1v1, यहाँ के m2v2, दोनों को जोड़ दो, और मिक्सिंग के बाद के m फाइनल इंटू v1 प्लस v2। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो फाइनल मोलैरिटी का फॉर्मूला बनता है वो बनता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन क्या बन जाएगा? v1 प्लस v2।
जब आपके पास नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 500 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl और इसके साथ आपने मिक्स किया 300 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl। बताओ फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी? तो बहुत आसान है, क्या करना है, M1V1, तो देखो फाइनल मोलैरिटी कितनी आएगी, M1 इंटू V1 500 इंटू 0.2 प्लस क्या आएगा 300 इंटू 0.4 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500 प्लस 300 800। सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल गया। कई बार ना ये चीज, ये यही लैंग्वेज पे फोकस करना आपके बहुत काम में आएगी। मैं ऐसा बोलूं कि इक्वल वॉल्यूम्स, वापस लिखते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 HCl solutions having molarity 0.5 molar and 0.2 molar are mixed. Determine the molarity of resultant solution. आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है। कर सकते हो ना? चलो करो ट्राई, बताओ आंसर फटाफट से मुझे। हो गया? हाँ बस, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाया होगा आपने। देखो इक्वल वॉल्यूम है तो मान लो इसका भी VML है और इसका भी VML है। अब बताओ फाइनल मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो 0.7/2 आंसर आ गया 0.35। ठीक है ना? तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको डील करना आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड केस आता है मोलैरिटी ऑफ, जब दो रिएक्टिंग सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो। कैसे हो रहे हो? मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। तो देखो ऐसे केस में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। हाँ, कुछ ही याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना। सिंपल है, जब दो सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहे हो तो उनके मोल्स में खेलोगे। किस में डील करोगे? मोल्स में। ये ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 300 ml ऑफ 1.5 मोलर HCl को आपने मिक्स किया मान लो 200 ml ऑफ 2 मोलर NaOH के साथ। आपको फाइनल सॉल्यूशन में जो भी बचेगा एसिड या बेस, उसकी मोलैरिटी बतानी। तो अब देखो एक एसिड है एक बेस है, ऑब्वियसली दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मोल्स में खेलना है। रिएक्शन लिखो कि भाई ये जो HCl है ये NaOH से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O बनाएगा। तो HCl देखो 300 इंटू 1.5, इसकी मिलीमोल्स निकाल लो तो 15 3 हो गया 45, 450 मिलीमोल्स। और 200 इंटू 2 इसके हो गए 400 मिलीमोल्स। दिख रहा है ना? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम सिखाया मैंने आपको अच्छे से। अब बताओ कौन बचेगा? तो आपको दिख रहा है NaOH कम अमाउंट में, ये Lr है, तो 400 पूरा खत्म हो जाएगा। इसके 1 मोल के लिए 1 मोल काम में आ रहा है, 400 के लिए 400 काम में आएगा, तो ये 50 मिलीमोल बचेगा। आपके पास 50 मिलीमोल HCl बचा। बताओ NaOH तो खत्म हो गया ना? तो आप मुझे बताओ फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक? हाँ, पहली बात तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा क्योंकि एसिड बच रहा है। और फाइनल जो HCl बचा, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को या मोलैरिटी को दिखाता है। तो जो HCl बचा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय उसका टोटल वॉल्यूम। 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 500। तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.1 मोलर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो रिएक्टिंग सॉल्यूशन है तो दिमाग ही नहीं लगाना, जो दिया है मोल्स लिख लो, जो बच जाए उसकी मोलैरिटी, तो उसके मोल्स डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। तो देखो ये मिली मोल्स है तो वॉल्यूम मिलीलीटर में है, मोल्स होते तो अपन वॉल्यूम को लीटर में रखते हैं। ठीक है? एक और छोटा सा कंसेप्ट होता है जो होता है मोलैरिटी ऑफ आयंस का। आगे चल के आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम और ये सब चैप्टर सीखोगे तो वहां आपके ये बहुत काम में आता है। मोलैरिटी ऑफ आयंस कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। जैसे मान लो
आपके पास एक सोल्यूशन है, उसमें आपने Na2SO4 डाल दिया और उस Na2SO4 की मोलैरिटी है 0.2। तो देखो Na2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होगा, पानी में टूटेगा। तो देखो Na पे प्लस चार्ज होता है तो ये क्या टूटेगा 2Na प्लस, और इसके +2 चार्ज को बैलेंस करेगा एक सल्फेट आयन। तो ये आपको लिखना आना चाहिए। देखो 0.2 से 1 मोल से 2 मोल बन रहा है ना, हाँ, तो 0.2 से कितना बनेगा 0.4, 0.2 से ये कितना बनेगा 0.2। ठीक है, तो कई बार क्या करेगा, एक के सॉल्यूशन में 2-3 अलग अलग सॉल्ट डाल देगा, तो उस टाइम आपको किसी एक आयन की मोलैरिटी निकालनी होती है, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको भी क्वेश्चन कराऊंगा, इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं। ये क्वेश्चन है और 2010 का है, नीट का। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपके पास 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ठीक, इज डिजॉल्व्ड इन 250 ml solution, enough water to make 250 ml solution। वाटर में डिजोल्व किया है, सोल्यूशन का वॉल्यूम 250 ml बन गया। अब कह रहा है कि कैलकुलेट, कह रहा है कि इसमें और लैंग्वेज लिखी हुई है कि अगर Na2CO3 पानी में पूरा पूरा डिजोल्व हो जाता है तो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड CO3 2 माइनस आयन। लिखा है इसने, कंसंट्रेशन ही बोला है। मोलर मास ऑफ Na2CO3 आपको पता है, वो तो 106। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इस Na2CO3 के चाहो तो मोल्स निकाल लो, चाहे मोलैरिटी निकाल लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस Na2CO3 की मोलैरिटी निकाल लेता हूं। क्या आएगी, इसका मास, पहले इसके मोल्स, तो मोल्स कितने होंगे, इसका मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। चलो थोड़ा और एलाबोरेट कर लेते हैं, हो सकता है आप लोगों को इसमें इशू आए। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ Na2CO3। बताओ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने होंगे, इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, बुलाएगा। तो भी आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, एज इट इज रख लो। बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है। 250 को डिवाइड कर दो 1000 से तो लीटर में आ जाएगा, तो आपको दिख रहा है देखो 1/4 लीटर। अगर आप यहां पर मोलैरिटी निकालो Na2CO3 की, तो वो क्या बन जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट 25.3 डिवाइड बाय 106 डिवाइड बाय वॉल्यूम वो है 1/4। तो देखो 4 आ जाएगा ऊपर, सो 25.3 इंटू 4 अपॉन 106। देखना 4 3 12 2 1, 25 4 100, 100 में 1 और जोड़ दो तो 101.2 दिख रहा है मुझे, तो 21, बिल्कुल, तो 101.2 अपॉन 106। अब ये वैल्यू आपको डिवाइड करके देखनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेटली 0.977 के आसपास आएगी, वो आप चेक कर लेना। तो आपके पास जो Na2CO3 है, अब देखो उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.977। देखो ये टूट कर क्या बनाएगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस। तो देखो 0.977 से ये बन गया 2 इंटू 0.977 और ये बन जाएगा 0.977। तो ये इन दोनों की मोलैरिटी आ जाएगी। तो आपको आयंस की मोलैरिटी भी अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ 250 ml ऑफ 0.6 मोलर, तो आपने HCl लिया है, प्लस उसी में आपने 750 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl। पहले तो आपने इन दोनों को मिक्स किया और फिर इसमें पानी और डाल दिया है, वाटर इज एडेड, मतलब यहां पे आपने मिक्सिंग और डाइल्यूशन एक साथ कर दिए। तो पहले मिक्स किया और मिक्स करके उसमें कुछ पानी डाला। पानी डालने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी है वो 0.25 आनी चाहिए। सही है, तो मान लो आपने VmL वाटर ऐड किया, तो देखो 750 250 1000 हो गया। 1000 में VmL और डाल दिया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 1000 प्लस V हो गया ना। तो आप देखो सबसे पहले आप यहां पर अब पहले ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर की मोलैरिटी निकालो। तो देखो इसकी मोलैरिटी ऐसा भी छोड़ो ना, मैं आपको बताता हूं।
ये फाइनल मोलैरिटी है और ये फाइनल वॉल्यूम है। तो देखो M1V1 250 इंटू 0.6 प्लस M2V2 750 इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू M फाइनल इंटू V फाइनल। बताओ V फाइनल कितना है, 1000 प्लस V, और M फाइनल की वैल्यू कितनी है, वो है 0.25। अब बस इसे सॉल्व करना है। तो 25 6 150 होता है, तो ये हो गया 150, ये भी हो गया 150, 150 प्लस 150 हो गए 300, 0.25 होता है 1/4 इंटू 1000 प्लस V। तो देखो 4 को इधर भेजो, 1200 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस V। तो देखो V की वैल्यू कितनी आ गई, 200 ml। आपने यहां पर 200 ml पानी ऐड किया होगा। क्या ऐड किया होगा, 200 ml पानी आपने यहां पर ऐड कर दिया होगा। अच्छा देखो ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ये रहा 200 ml, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन तो मिल जाएंगे, मेन चीज आपको अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये देखें फिर से वही आयंस वाला पार्ट है। मैं चाहूंगा एक बार आप इसे ट्राई करो, चलो करो, देखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए आंसर आ रहा है इसका 1 सी डी ऑप्शन। कैसे, ध्यान से देखना अगर आपसे नहीं हुआ है। देखो आपके पास अलग अलग सोल्यूशन है, एक तो है 2 मोलर ऑफ 100 ml Na2SO4, ठीक है। एक है 3 मोलर ऑफ 100 मिलीलीटर NaCl, ओके। और एक है आपके पास 1 मोलर ऑफ 200 ml CaCl2। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर देखो इसका 2 मोलर है तो इसको तोड़ के बना दूं, है ना, ऐसे लिख दूं कि भाई Na2SO4 है, चलो लिख लेता हूं, टूटेगा तो सही है। तो जो Na2SO4 है वो टूट कर क्या बनाएगा, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो 2 मोलर से ये बन गया 4 मोलर, क्योंकि 2 मोलर था ना, 1 से 2 बन रहा है, और ये बन जाएगा 2। ऐसे सबके निकाल के जोड़ दूं। सर गलती क्या है, बहुत बड़ी गलती है। देखो जब आप इन तीनों को मिक्स करोगे, बताओ क्या वॉल्यूम बदलेगा, तो वॉल्यूम बदलेगा तो इनकी मोलैरिटी ये नहीं रहेगी। तो ऐसे केस में आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो तो आप उनके मोल्स निकालोगे। क्या निकालोगे, मोल्स। तो निकालो, इसके मोल्स निकालो। देखो 2 × 100, इसके हो जाएंगे 200 मिलीमोल्स। आपके पास 200 मिलीमोल Na2SO4 है। अब इसे तोड़ो, तो देखो इसके 200 मिलीमोल से एक से बन रहा है 2, इससे मिलेंगे आपको 400 मिलीमोल, और इसके मिल जाएंगे 200 मिलीमोल, ठीक है। ऐसे ही देखो मैं कलर चेंज करता जा रहा हूं, ये वाला जो है ये 3 × 100, आपके पास NaCl मिलेगा आपको कितना, 300 मिलीमोल। बताओ इसके 300 मिलीमोल से ये तो एक ही दे रहा है, 1 मोल से 1 मोल, तो 300 से ये मिलेगा 300 मिलीमोल, और ये भी मिलेगा 300 मिलीमोल। और ऐसे ही आप ये देखो CaCl2, इसके कितने हैं, 200 मिलीमोल। तो ये टूट कर क्या बनाएगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl-, इसके 200 मिलीमोल से ये भी आपको मिलेगा 200 मिलीमोल, और ये मिलेगा 400 मिलीमोल, मिलेगा ना। अब आप बताओ आपको क्या बताना है। देखो अब ये तो मैंने कहा थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दिया। आसान क्वेश्चन क्या होता है, या तो आपसे कैटायन पूछ लेता या एनायन, अब उनका रेशियो पूछ लिया तो कोई बात नहीं। देखो सारे कैटायंस, तो सारे कैटायंस को येलो कलर से मार्क करते हैं। तो ये रहा एक कैटायन, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। आपको कैटायंस की कंसंट्रेशन और एनायन की कंसंट्रेशन का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो कैटायंस की कंसंट्रेशन निकाल लो। बताओ कैटायंस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, टोटल कैटायंस के मोल्स, टोटल मोल्स 400, 300, 700 और 200, 900। तो 900 मिलीमोल्स तो हो गए कैटायंस के, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। देखो 200 और 200 400, तो ये वैल्यू आ गई 9/4, ठीक है। और एक यूज कर लेते हैं ग्रीन कलर एनायंस के लिए। तो ये रहा एक एनायन, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। अगर हम एनायन की कंसंट्रेशन निकालें तो टोटल एनायंस कितने हो गए, 200 प्लस 300 500 प्लस 400 900, 400 700 200 900, अरे गलत, हाँ ठीक है। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 400, तो ये वैल्यू भी 9/4। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यही होती है मिक्सिंग, और यहां से आपको मिक्सिंग से खेलना आना चाहिए। और बस यहीं पे खत्म होता है अपना
चैप्टर मोल कंसेप्ट, वो सारी चीजें जो आपको आनी चाहिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। अब आपको जो डीपीपी और शीट प्रोवाइड की गई उनको अच्छे से सॉल्व करें। वैसे ही क्वेश्चंस आपको नीट के अंदर पूछे भी जाएंगे, तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और कंटिन्यू करते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ। देखो यहाँ पर हम जब रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको 11th के वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आपके काम में आएंगे। कुछ एक चैप्टर्स तो हम पूरे भी पढ़ेंगे, बट कुछ एक मोल हमने ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ा है, और भी आप आगे देखो आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया तो मैं आपको पूरा ही पढ़ाऊंगा, उसमें रिवीजन नहीं होता, कई लोगों को समझ में नहीं आता। थर्मोडायनेमिक्स भी मैं आपको पूरा ही पढ़ाऊंगा, तो पेशेंस रखें, जितना मैं कह रहा हूं उतना करते जाएं। आज जो क्वेश्चंस मैंने आपको लेक्चर में करवाए हैं, पहले उन क्वेश्चंस को खुद से अच्छे से सॉल्व करें, नहीं आए तो सोल्यूशन देख के दोबारा करें। उसके बाद आपको जो शीट दी गई है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करें, नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।